सब बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं और बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर जो सेमेस्टर फर्स्ट है अपना, उस सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर यूनिट नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर सेकंड में क्या है क्या नहीं है उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ध्यान देंगे आप लोगों का लगभग 50% जो सिलेबस आएगा वो इंटरमीडिएट जो मतलब आपका मिडिल में जो एग्ज़ाम होगी अभी उसके अंदर भी आपसे क्या है कि लगभग 2 यूनिटें पूछी जाएगी आपसे। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर कि यूनिट नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं हम। यूनिट नंबर फर्स्ट आपको मैंने पढ़ाई, यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको कुछ बातें बताई। एक एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि साध्य कलन क्या होता है, फिर साध्य कलन के बाद में मैंने आपसे कहा कि बूलियन अलजेब्रा क्या होगी। बूलियन अलजेब्रा जब हम समझ जाते हैं तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जब बूलियन अलजेब्रा ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या होता है, ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। यहाँ पर देखिए बूलियन अलजेब्रा की हम बात कर रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया समुच्चय के बारे में बताया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप देखो तो ढंग से, यदि इस चैनल की मदद से आप चलो तो आपको लगभग आपको कंप्लीट सी हो जाती है। डिपेंड करता है कि आप लोग किस हिसाब से पढ़ते हो। आज हम ग्राफ की बात कर रहे हैं। ग्राफ में एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी, थ्योरम क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। एक साथ आपको प्रोवाइड होगा ग्राफ, तो आप लोग क्या करें, उसको पढ़ें, 1 बाय 1 पढ़ें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, देखिए और समझिए। चलें हम सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्राफ सिद्धांत क्या होता है। हमने बात की ग्राफ सिद्धांत की। ग्राफ सिद्धांत का जो प्रादुर्भाव हुआ अर्थात वर्ष 1736 में लेनार्ड ऑयलर द्वारा प्रकाशित अपने शोध पत्र में, जिसका नाम था कोनिग्सबर्ग सेतु समस्या का हल, इसमें माना जाता है या इससे माना जाता है। क्लियर है बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किससे माना जाता है, कि ग्राफ सिद्धांत किससे लिया गया है। क्लियर है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग यहाँ पर और समझिए कि ग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप नोट लिखना स्टार्ट कर दें, बिल्कुल रिलैक्स है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बस शर्त है कि आप लोग 1 बाय 1 लिखते जाएं। ग्राफ लिखिए भाई, सभी डेफिनेशन लिखेंगे। संरचना G बराबर V, E, संरचना G बराबर V, E एक ग्राफ कहलाता है। एक ग्राफ कहलाता है यदि V तो शीर्षों का समुच्चय तथा कैपिटल E कोरों का समुच्चय हो। कोरों का समुच्चय हो। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि संरचना G बराबर V, E एक ग्राफ कहलाती है यदि V तो शीर्षों का समुच्चय तथा E क्या हो, कोरों का समुच्चय हो। अब शीर्ष क्या होते हैं, कोर क्या होती है। देखिए आप अच्छे से जानते हो, जो शीर्ष होते हैं उन्हें वर्टेक्स बोलते हैं, तो इसलिए क्या बोल देते हैं हम, V से दिखा देते हैं। तो ध्यान देंगे इस तरह का ग्राफ कोई भी, जैसे ये कोई ग्राफ है, आप देखिए ग्राफ में क्या है, एक तो शीर्ष है V1 और V2 शीर्ष है और एक कोर है, जैसे E1 नाम दे दिया। तो ये क्या है, एक ग्राफ है। आपने देखा होगा मैंने क्या बोला कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ होता है कि कोई भी संरचना, कोई भी स्ट्रक्चर G बराबर B, ये ग्राफ कहलाती है। कब कहलाती है, जब V तो शीर्षों का समुच्चय और कैपिटल E क्या हो, कोरों का समुच्चय हो, तो क्या कहलाता है, वो एक ग्राफ कहलाता है, जिसमें V1 और V2 दो शीर्ष है और E1 यहाँ पर कोर है। तो क्या हो गया, ये एग्जाम्पल किसका हो गया भाई, ग्राफ का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ग्राफ का एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको छोटा सा एग्जाम्पल लिख लीजिए।
परिभाषा समझ में आई आपको कि कोई भी संरचना होता है G बराबर V कोमा E, वो एक ग्राफ कहलाती है। कब कहलाती है? जब V तो शीर्षों का समुच्चय और कैपिटल E क्या हो? कोरों का समुच्चय हो, तो क्या कहलाएगा? आपका ग्राफ कहलाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया जिसमें शीर्ष है और कोर है, आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है भाई, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसे नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। साथ के साथ आप लिखा करो। अब हम बात करेंगे ग्राफ में भी कुछ टाइप है इसके, जैसे सिंपल ग्राफ है, मल्टी ग्राफ है एंड छद्म ग्राफ है। इनके बारे में हम बात करेंगे। अगला लिखिए आप सरल ग्राफ, सिंपल ग्राफ। अगली डेफिनेशन लिखिए कि सरल ग्राफ किसे कहते हैं? सिंपल ग्राफ। लिखिए सरल ग्राफ क्या होता है, नोट कीजिए, लिखिए ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरें तथा लूप विद्यमान न हो। मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरें और लूप विद्यमान न हो, ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरें तथा लूप विद्यमान न हो, सरल ग्राफ कहलाता है। सरल ग्राफ कहलाता है। नोट कर लिया? एक बार और रिपीट कर देता हूं। ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरें तथा लूप विद्यमान न हो, सरल ग्राफ कहलाता है। सरल ग्राफ कहलाता है। क्लियर है? जैसे कोई भी ग्राफ ले लिया मैंने, ये कोई ग्राफ है, जैसे मान लिया मैंने ये ग्राफ है अपना, ये लीजिए ग्राफ बना दिया। बताइए इसमें कोई समांतर कोर नहीं है। पहली बात तो दिमाग में आई आपको कि ये तो सरल ग्राफ का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है भाई। अब आपके दिमाग में ये बात आती है कि समांतर कोर क्या होती है और लूप क्या होता है, क्योंकि जब पता ही नहीं हमको कि समांतर कोर क्या होती है और लूप क्या होता है, तो कैसे पता करेंगे कि वो ग्राफ में सरल ग्राफ है कि या मल्टी ग्राफ है? समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैंने क्या बोला, अब समझिए कि समांतर कोर क्या होती है। जैसे यहां से यहां तक आपके दो शीर्ष, जैसे V1 से V2 शीर्ष पर पहुंचने के लिए आपको एक पथ दे रखा है, एक कोर दे रखी है। क्लियर है? अब एक बात देखिए, इस एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर पहुंचने के लिए एक और अन्य पथ हो आपके पास, एक कोर और विद्यमान हो। ये वाला इसके सापेक्ष क्या है? समांतर कोर है। समझ में आ रही बात? अब जैसे मैं बात करूं इसके अंदर एक और बना दी, ये भी क्या बन गई? इसकी समांतर बन गई, ना कि ये समांतर। आपने देखा होगा कई बार कि जैसे दो समांतर रेखाएं ऐसी तो होती है, यहां पर वो नहीं है। यहां पर क्या है? एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर पहुंचने के लिए एक से ज्यादा जितने पथ होंगे वो क्या होंगे? उनकी समांतर कोरें होंगी। जैसे समझना, ये आपका शीर्ष मान लिया मैंने, V1 मान लिया, V2 मान लिया। बताइए इससे इसको जोड़ा गया तो बताओ ये E1 कोर हो गई, ये E2 कोर हो गई। अब मैं बोलूंगा जो E2 कोर है वो क्या है? एक समांतर कोर है। समझ में आ गई होगी बात आपको? तो ऐसे हेडिंग बना, मतलब ऐसे शॉर्ट में लिख लेंगे हम समांतर कोर, जिससे हमें ये पता रहेगा कि समांतर कोर कौन सी है। ठीक है, बिल्कुल। एक और बात, जैसे आपने ये कोई शीर्ष मान लिया V1, ये V1 को इस तरह से जोड़ दिया गया,
बताओ ये क्या बन गया, एक शीर्ष पर जो बनी हुई कोर होती है टोटल, मतलब सॉरी कोर जो होती है वो क्या होती है आपकी, लूप होती है, इसे क्या बोलेंगे हम, लूप। क्लियर है बिल्कुल। तो इस तरह की आकृति तो कहलाएगी लूप, और इस तरह की आकृति जो होगी वो क्या बता रही है आपको, समांतर कोर बता रही है। बताओ आप इस एग्जांपल में देखना, इस एग्जांपल में दोनों चीजें हैं क्या, ना तो इसमें लूप है और ना ही इसके अंदर समांतर कोर है। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, बताइए आप लोग, कि ना तो इसमें समांतर कोर है, दिख रही है कि बताओ एक शीर्ष से दूसरी शीर्ष पर जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है डायरेक्टली। दूसरी बात, ना ऐसा लूप है इसमें, तो इसका मतलब क्या बन गया ये, इसका मतलब ये बन गया कौन सा ग्राफ है, सरल ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है भाई, सरल ग्राफ है। क्लियर है बिल्कुल। अब सुनिए आगे भाई, उसे नोट कर लें, दोनों सिंबल जो पता रहे हैं आपको। अगली डेफिनेशन जिसे हम बोलेंगे क्या, मल्टीग्राफ। से क्या बोलेंगे, मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ लिखिए। मल्टीग्राफ डाल दिया हेडिंग। अब लिखिए मल्टीग्राफ में, लिखिए ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोर, ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरें तो विद्यमान हो लेकिन लूप विद्यमान न हो। ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरे तो विद्यमान हो लेकिन लूप विद्यमान न हो, क्या कहलाता है आपका, बोलिए। वो कहलाता है आपका मल्टीग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्टीग्राफ कहलाता है। अब एक बात बताओ, न हो मल्टीग्राफ कहलाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है इस बात पर कि ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरे तो विद्यमान हो लेकिन क्या विद्यमान नहीं हो, लूप विद्यमान नहीं हो, वह ग्राफ क्या कहलाता है आपका, मल्टीग्राफ कहलाता है। क्लियर है बिल्कुल। पहली चीज तो एक चीज ध्यान रखना कि आप लोग डाउट मत करना किसी भी चीज के लिए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, कि आप लोगों का यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, देखिए भाई यहां पर अब कैसा होगा ऐसा ग्राफ। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे ये कोई एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये लो, ये कोई एग्जाम्पल ले लिया और ये लीजिए। अब आप इस ग्राफ को देखिए ढंग से, नाम दे दूं मैं शीर्षों का V1 V2 और ये V3। इस ग्राफ को देखो पहले तो आप सभी, इस ग्राफ में लूप है क्या, लूप कैसा है, ऐसा है क्या, कोई लूप ऐसा है क्या, नहीं है, लूप नहीं है। फिर क्या है, समांतर कोर है क्या, है समांतर कोर। क्लियर सी बात है, समांतर कोर है तो मैंने क्या लिखाया कि ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोर तो हो लेकिन लूप नहीं हो, ऐसा ग्राफ क्या कहलाता है आपका, मल्टीग्राफ कहलाता है। अर्थात आपके पास क्या होगा, मल्टीग्राफ के अंदर क्या होगा, अब मल्टीग्राफ के अंदर आपके पास क्या उपस्थित होगा, समांतर कोर तो होगी लेकिन क्या उपस्थित नहीं होगा, समांतर कोर होगी लेकिन लूप उपस्थित नहीं होगा। ऐसा ग्राफ आपका मल्टीग्राफ कहलाता है। क्लियर है बिल्कुल। आगे बढ़ूं, इस एग्जाम्पल को नोट करें पहले। एग्जाम्पल नोट कर लें। मैं जब बोलता हूं तभी लिखा करो।
छद्म ग्राफ, छद्म ग्राफ, हेडिंग बना लो, छद्म ग्राफ। छद्म ग्राफ लिखिए। मतलब सिंपल सी बात हो गई कि जे कुछ नहीं है जिसमें लूप भी नहीं है, समांतर कोर भी नहीं है, वो ग्राफ को क्या कहलाता है आपका? सिंपल सी बात है, वो तो कहलाएगा आपका क्या क्या कहलाएगा? बताओ, याद करो। वो ग्राफ सिंपल सा है कि आपका क्या कहलाएगा? सरल ग्राफ। और यदि मान लो कि समांतर कोर हो लेकिन लूप नहीं हो तो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका मल्टी ग्राफ कहलाएगा। और मल्टी ग्राफ को ही क्या बोलते हैं? बहुग्राफ भी बोलते हैं। एक या दो बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और ये कहा जा चुका है कि बताइए बहुग्राफ की डेफिनेशन। अब बहुग्राफ की डेफिनेशन तो वही बताएगा ना जिसे पता होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जो बहुग्राफ की जो डेफिनेशन है वो ही मल्टी ग्राफ की ही डेफिनेशन है। मल्टी को ही बहु भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरे जितने भी आपकी क्लासेस होगी, मेरे जितना भी सिलेबस होगा आपका कंप्लीट होगा, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि डिस्टर्बेंस रहे या कोई भी डाउट रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कंटिन्यू लें, आपको क्लियर हो जाएगा सेमेस्टर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए भाई, अब लिखिए, लिखो ऐसा ग्राफ, इसकी छद्म ग्राफ की डेफिनेशन नोट करें, साथ के साथ नोट्स बनाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लिखिए छद्म ग्राफ, इसमें लिखिए ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरें तथा लूप, ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरें तथा लूप दोनों विद्यमान हो या केवल लूप हो, छद्म ग्राफ कहलाता है। छद्म ग्राफ कहलाता है। दोबारा सुनिए, ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरें तथा लूप या केवल लूप विद्यमान हो, छद्म ग्राफ कहलाता है। समझ में आ गई बात आपको? मतलब कई बार ऐसा होता है कि मान लो समांतर कोरें और लूप दोनों हैं तो बोल दिया मैंने, छद्म बोल दिया। अब लेकिन मान लो कि किसी ग्राफ के अंदर केवल लूप ही है, समांतर कोर नहीं है। अब एक बात बताओ, लूप है तो ना तो वो सरल हुआ ना वो मल्टी हुआ, क्योंकि ना तो मल्टी में लूप होता है ना वो सरल में होता है, तो फिर बचा क्या? छद्म ग्राफ। तो सिंपल सी बात है कि केवल लूप होगा तो भी छद्म होगा, समांतर कोर और लूप दोनों विद्यमान होंगे तो क्या होगा आपका? छद्म होगा। समझ में आ रही होगी बात? एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपके सामने। ये लीजिए, ये ग्राफ बन गया, देख लीजिए। इस ग्राफ के अंदर क्या है? इस ग्राफ के अंदर आप देखिए, एक तो समांतर कोर है और एक लूप विद्यमान है कि नहीं है? आप बताइए, इस ग्राफ के अंदर ऐसी सिचुएशन है कि नहीं है? क्लियर है? कोई डाउट थोड़ी है। अब आपकी जैसे बुक का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, छोड़ो इसको, जिससे आपको पता भी रहे कि बुक में क्या दे रखा है। जैसे मैंने एक बुक का एग्जांपल ले लिया छोटा सा, यही ले लिया। ये लो, ये बन गया। बताओ आप, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर समांतर कोर भी है और लूप भी है। बना लीजिए एग्जाम्पल सिंपल से। तो डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए आपको, डेफिनेशन में कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए भाई। जेपीएच की आपको बुक ले रखनी है, पहले बोल दिया मैंने, उसी के क्वेश्चन अपन कवर करेंगे।
हाँ भाई, अब आता है इसी के अंदर कुछ डेफिनेशन और आती है ग्राफ के अंदर ही, लिखा रहा नहीं हूँ मैं, केवल समझा रहा हूँ। आपसे कहा जाता है कि ग्राफ में भी दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक तो फाइनाइट ग्राफ होता है, एक इनफाइनाइट ग्राफ होता है। फाइनाइट ग्राफ और इनफाइनाइट ग्राफ में क्या होता है आप जानते हो। फाइनाइट जो ग्राफ होगा उसके अंदर क्या होगा, शीर्षों तथा कोरों का जो समुच्चय होगा वो फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट ग्राफ में वी और ई जो समुच्चय हैं वो इनफाइनाइट होगा। सिंपल सी बात है। दूसरी बात आप भी जानते हो इनफाइनाइट ग्राफ कैसे बनाओगे, मतलब अपने सिलेबस में केवल फाइनाइट ग्राफ अपन पढ़ेंगे, जो हमें क्या होंगे, शीर्ष भी पता होंगी और कोरे भी पता होगी किस तरह से अपन को बनाने हैं। ठीक है भाई। रिक्त ग्राफ क्या होता है आप जानते होंगे, तो चलो ऐसा करो, इनको भी लिख लो। सबसे पहले हेडिंग डालो फाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ जिसे हम बोलेंगे परिमित ग्राफ। परिमित ग्राफ हेडिंग लिख लिए, फाइनाइट ग्राफ जिसे हम बोल रहे हैं परिमित ग्राफ। परिमित ग्राफ लिखिए। ग्राफ z बराबर v कोमा e, ग्राफ z बराबर v कोमा e एक परिमित ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ z बराबर v कोमा e एक परिमित ग्राफ कहलाता है यदि v तथा कैपिटल E दोनों परिमित हो। यदि कैपिटल V तथा कैपिटल E दोनों क्या हो, फाइनाइट हो। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। V क्या है, E क्या है, ये तो आपको पहले से ही पता है कि ये क्या है भाई। V तो आपको पता है अच्छे से, शीर्षों का समुच्चय है। कैपिटल E क्या है, कोरों का समुच्चय है। तो दिमाग में ये बात क्लियर करें कि कोई भी ग्राफ यदि वो फाइनाइट ग्राफ होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें शीर्षों का समुच्चय और कोरों का जो समुच्चय है वो क्या होंगे, दोनों फाइनाइट होंगे, तो फाइनाइट ग्राफ हो गया। अब यदि मान लो ऐसा नहीं हो और अगली डेफिनेशन में लिखना चाहूं, इनफाइनाइट ग्राफ की लिखना चाहूं मैं, तो क्या लिखूंगा, देखिए जिसे बोलेंगे हम अपरिमित ग्राफ। इसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ग्राफ z बराबर v कोमा e एक अपरिमित ग्राफ कहलाता है यदि v तथा e दोनों अपरिमित हो। सिंपल सी बात है। बताओ इस डेफिनेशन में क्या निकल के आया, इस डेफिनेशन में ये बात निकल के आई, यदि शीर्षों का समुच्चय और कोरों का समुच्चय दोनों फाइनाइट है तो फाइनाइट ग्राफ हो गया, और दोनों इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ग्राफ हो गया। मतलब सोचने के नजरिए का फर्क है और कुछ नहीं है। देखो मैं आपसे कह दूं कि ग्राफ थ्योरी इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप लोग को बड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। बस शर्त यह है आपकी कि आप क्या करें, जो भी लिखा हूं उसके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जो लिखा हुआ होगा वो ही तैयार करोगे आप। या आपकी अभी जो एग्ज़ाम होगी नवंबर में, इसके लिए भी है प्रिपेयर, आपको साथ के साथ प्रिपरेशन करनी है इसकी, जिससे आपके सिलेबस में ऐड हो जाए। ठीक है भाई, बताओ भाई कोई दिक्कत है इसमें। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं इस बात पर लेकर के कि यदि ग्राफ g बराबर v कोमा e यदि फाइनाइट होगा तो v और e फाइनाइट होंगे, और यदि इनफाइनाइट होंगे तो v और e इनफाइनाइट होंगे। क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट है? अब आप सुनिए ध्यान से।
इसके बाद हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशन की, जैसे हम बात करें यहां पर किसकी, कि ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि क्या होती है। एक छोटी सी डेफिनेशन और बची हुई है, वो और लिख लें हम। वो कौन सी है? रिक्त ग्राफ, नल ग्राफ, इसकी डेफिनेशन और लिख लो। नल ग्राफ, जिसे हम बोलेंगे क्या? रिक्त ग्राफ। रिक्त ग्राफ जिसे हम नल ग्राफ से इंडिकेट कर रहे हैं, इसे लिखें कि डेफिनेशन क्या होती है नल ग्राफ की। लिखिए, लिखो, यदि किसी ग्राफ z बराबर v कोमा ई में, यदि किसी ग्राफ z बराबर v कोमा ई में, यदि किसी ग्राफ z बराबर v कोमा ई में कोरों का समुच्चय कैपिटल E रिक्त हो, यदि किसी ग्राफ z बराबर v कोमा ई में कोरों का समुच्चय कैपिटल E रिक्त हो, रिक्त ग्राफ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आपका रिक्त ग्राफ कहलाता है। क्या बोला मैंने? ऐसा ग्राफ जिसमें कोरों का समुच्चय क्या हो जाए? रिक्त हो, मतलब एक भी कोर नहीं हो, उसमें शीर्ष उपस्थित हो, तो क्या कहलाएगा? आपका रिक्त ग्राफ कहलाएगा। जैसे ये वाला ग्राफ है कोई भी, ये V1 है, V2 है, V3 है। अब बताओ इसके अंदर क्या है? ओनली शीर्ष है, कोर नहीं है, तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाएगा? आपका रिक्त ग्राफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? रिक्त ग्राफ कहलाएगा। तो रिक्त ग्राफ की डेफिनेशन समझ में आई आपको कि क्या होती है रिक्त ग्राफ की डेफिनेशन? क्लियर है? बिल्कुल बता दीजिए आप मेरे को कि यदि रिक्त ग्राफ की डेफिनेशन में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो मेरे को। क्लियर है? बिल्कुल। तो रिक्त ग्राफ क्या होता है कि ऐसा ग्राफ जिसमें कोरों का समुच्चय रिक्त हो तो क्या कहलाएगा? रिक्त ग्राफ कहलाएगा। बोलिए भाई। चलो एक बार हम जो पढ़ा उसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो सुनिए। ग्राफ थ्योरी नाम से स्पष्ट है, लिखना तो है ही है, तो आपको क्या करना है? नोट्स भी तरीके से बनाने हैं। बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा चैप्टर, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग का नज़रिया कैसा है। किसी भी चैप्टर हो या किसी भी यूनिट के बारे में आपकी सोच जैसी होती है, उस हिसाब से आपके माइंड पर बैठती है वो बात। मैं आपसे एक बात कह देता हूँ, ध्यान से सुन लो। ग्राफ थ्योरी में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी यदि आप मेरी बातें ध्यान से सुनोगे तो। सबसे पहले हमने बात की कि ग्राफ क्या होता है। आपको पता है कोनिसबर्ग सेतु के जो हल उसके शोध पत्र है जिसकी बात की थी, उससे हल से लिया गया है इसे। अब ये देखो, अब से पहले तो कभी पूछा नहीं गया, ठीक है। बाकी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किया गया, पेपर का क्या पैटर्न रहता है कुछ पूछ ले तो बात अलग है, लेकिन पूछा नहीं गया आज तक। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ग्राफ क्या होता है कि कोई भी संरचना z बराबर b कोमा ई एक ग्राफ कहलाती है। कब कहलाती है? जब v तो शीर्षों का समुच्चय और कैपिटल E क्या हो? कोरों का समुच्चय हो। कैपिटल E क्या होगा उसके अंदर? कोरों का समुच्चय होगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं बात करूं यहां पर कि सरल ग्राफ क्या होता है। अभी अभी आपने लिखा सरल ग्राफ क्या होता है? ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरे तथा लूप उपस्थित ना हो। बात समझ में आई कि कोई भी ग्राफ जिसमें समांतर कोर भी नहीं हो और लूप भी नहीं हो क्या कहलाता है? सरल ग्राफ कहलाता है, अर्थात सिंपल ग्राफ है कहलाता है। क्लियर है? फिर कहा गया कि बताइए मल्टी ग्राफ क्या है? जिसे मल्टी ग्राफ को ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? बहुग्राफ। बहुग्राफ क्या होता है? ऐसा ग्राफ
जिसमें समांतर कोरें तो उपस्थित हो लेकिन क्या नहीं हो, लूप उपस्थित न हो, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए? मल्टी ग्राफ कहलाता है। क्लियर है? साथ के साथ याद करोगे, साथ के साथ क्लास में बने रहोगे, क्योंकि जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा पुरानी चीजें रिपीट करूंगा तो आप लोगों को क्या होती चली जाएगी? याद होती चली जाएगी। फिर कहा गया छद्म ग्राफ। आप जानते हो ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरें भी हो और लूप भी उपस्थित हो, क्या कहलाएगा आपका? छद्म ग्राफ। अब कई जगह केवल लूप हो तो क्या कहेंगे? अब ना तो सरल है ना ही वो क्या है, मल्टी है, तो क्या बच गया? छद्म बच गया। बात समझ में आई होगी। क्लियर है? फिर उसके बाद हमने बात की कि फाइनाइट ग्राफ क्या होता है, परिमित ग्राफ क्या होता है। ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरें ऐसा ग्राफ जिसमें कैपिटल V और कैपिटल E अर्थात शीर्षों का समुच्चय और कोरों का समुच्चय दोनों क्या हो? फाइनाइट हो। मतलब दोनों में अवयवों की संख्या कैसी हो? फाइनाइट हो, तो फाइनाइट ग्राफ। और यदि दोनों में इनफाइनाइट अवयव है तो इनफाइनाइट ग्राफ कहलाएगा। क्लियर है? बिल्कुल, मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। बताइए, उसके बाद हम बात करेंगे नल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसके अंदर क्या हो कि कोरों का समुच्चय क्या हो? रिक्त हो, तो क्या कहलाएगा? रिक्त ग्राफ कहलाएगा। क्लियर है? एक जुनून होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए पढ़ने का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ रहे हैं, हाँ भाई याद हो रहा है, ऐसे ही याद हो रहा है, ऐसे नहीं याद होगा। जब आपके अंदर ये अपने आप मोटिवेशन होगा कि हमें पढ़ना है और पढ़ना ऐसा है कि एक बार पढ़ें तो ही क्या हो जाए? याद हो जाए। जब आप एक बार की सोच के पढ़ के चलते हो, जब 2 बार में आपका क्लियर हो जाता है बिल्कुल टॉपिक। अब जब बच्चा कहता है हाँ पढ़ लेंगे ना, एक बार रिवाइज और कर रहे हैं, एक बार और कर रहे हैं रिवाइज। रिवाइज का मतलब ही नहीं है याद कुछ नहीं हो रहा और रिवाइज कर रहे हैं। उससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप जब भी पढ़ो तो पूरा ध्यान से पढ़ो, जिससे एक बार में ही बहुत कुछ आपको तैयार हो। ठीक है भाई? दिमाग कहीं सबके समान है ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत पर डिपेंड है। कम जिसका मीडियम है, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो एवरेज परसेंटेज वाले हैं वो अच्छे निकल जाते हैं, जो हाई परसेंटेज वाले वो लो रह जाते हैं। डिपेंड करता है लापरवाही, सबसे बड़ी चीज़ होती है लापरवाही। यदि आपकी मैथ्स में तो प्रैक्टिस मांगती है, मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस मांगती है, यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ऐसे ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत कुछ आता है, आप पे सब कुछ आता है और आपके अंदर ये हो जाता है कि हमें आता है, बस यही गलती हो जाती है। क्योंकि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। यदि किसी क्वेश्चन को आपने कंटिन्यू मान लो 5-6 महीने तक सोल्व नहीं किया, देखा भी नहीं उस क्वेश्चन को, लेकिन वो दोबारा लेकर के बैठोगे तो ऐसा लगता है जैसे नया जैसा क्वेश्चन है। तो मैथ्स में प्रैक्टिस मत तोड़ो, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है? और ढंग से फर्स्ट सेमेस्टर को क्लियर करो। जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होगा उसके बाद बड़ी खुशी के साथ अपन मिलेंगे अगले सेमेस्टर में। मैं भी एक ही उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगले सेमेस्टर में हम बड़ी खुशी के साथ मिलें और महसूस कर सके कि हमने कुछ मेहनत की और आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ। ठीक है भाई? आगे बढ़े? हाँ भाई, देख लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन है जिन्हें हम क्लियर करते हैं। अगली डेफिनेशन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अगली डेफिनेशन में किसकी? ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि क्या होती है। देखिए, हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन ए ग्राफ। डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन ए ग्राफ। ग्राफ में, हेडिंग बना लो, ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि हेडिंग डालो, ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन ए ग्राफ। लिखिए, देखिए सिंपल सी बात है, ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि, उस पर आपतित कोरों की संख्या होती है। बताओ डेफिनेशन में क्या दिक्कत है कि ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि, उस पर आपतित कोरों की संख्या है। उस पर आपतित क्या है? कोरों की संख्या है। क्लियर है? बिल्कुल, कोई दिक्कत थोड़ी है कि कोटि क्या होती है, उस पर आपतित कोरों की संख्या है। तो देखिए भाई,
लिखिए, नोट करें सभी, लिखो। ग्राफ जी में किसी शीर्ष स्मॉल v पर, ग्राफ जी में किसी शीर्ष स्मॉल v पर आपतित कोरों की संख्या, उस पर आपतित कोरों की संख्या उस शीर्ष की कोटि कहलाती है। ग्राफ जी में किसी शीर्ष स्मॉल b पर आपतित कोरों की संख्या उस शीर्ष की क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। इसे डिग्री ऑफ v से व्यक्त करते हैं, इसे डिग्री ऑफ v से व्यक्त करते हैं। नोट करें कि ग्राफ जी में किसी शीर्ष स्मॉल v पर आपतित कोरों की संख्या उस शीर्ष की कोटि कहलाती है। ठीक है, इसे डिग्री ऑफ v से व्यक्त करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका कोई एग्जांपल ले लिया, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया। आपसे कहा गया कि बताओ डिग्री ऑफ v1 की वैल्यू क्या होगी। मैंने v1 की वैल्यू निकाली, कितनी कोरें आ रही है? 1। मैं बात करूं डिग्री ऑफ v2 की, कितनी कोरें आ रही है? 1। तो बात समझ में आई आपको? किसी भी शीर्ष पर आपतित कोरों की संख्या उस शीर्ष की क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। भाई किसी भी शीर्ष पर आपतित जो कोरों की संख्या है वो क्या कहलाती है? आपकी कोटि कहलाती है। बात समझ में आई होगी। छोटा सा एग्जांपल भी लिख लो ये, और डिग्री निकाल ले साइड में। ये ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, दिखने में दिक्कत आ रही होगी। बना लिया। अब देखो भाई, आपको डिग्री के लिए क्या बोला मैंने? डिग्री के लिए मैंने बोला कि कोई भी शीर्ष होता है उस पर आपतित कोरों की संख्या उस शीर्ष की कोटि कहलाती है। क्लियर सी बात है। अब एक बात है, अगली बात करूं मैं, अगली डेफिनेशन की, तो लिखिए आइसोलेटेड वर्टेक्स, मतलब ऐसा शीर्ष है जिसका कोई जुड़ाव नहीं है दुनिया से। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो कह देते हैं कभी हवा कभी पानी, कई बार कहते हैं देखो मैंने हवा चला दी है, कई बार कहेंगे वो देखो अभी 2 मिनट में देखो बारिश रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अलग लेवल पर चलते हैं, उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती कि वो क्या है। वो दुनिया से वियुक्त होते हैं। दुनिया से क्या होते हैं? वो वियुक्त होते हैं। बिल्कुल हमारे उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो ऐसे वियुक्त का मतलब क्या हुआ? क्योंकि हमारा और उनका तारतम्य नहीं जुड़ा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगली जो डेफिनेशन ले रहा हूं मैं, कौन सी ले रहा हूं? आइसोलेटेड वर्टेक्स, जिसे हम बोलेंगे क्या? वियुक्त शीर्ष। वियुक्त शीर्ष मतलब ग्राफ जी में ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि क्या हो? शून्य हो, क्या कहलाता है? आपका वियुक्त शीर्ष कहलाता है। क्या बोला मैंने? कि ग्राफ जी के अंदर ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि शून्य हो क्या कहलाएगा? वियुक्त शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वियुक्त शीर्ष कहलाएगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर है? मतलब ग्राफ जी के अंदर ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि क्या हो जाए? शून्य हो जाए, वो क्या कहलाएगा? वियुक्त शीर्ष। मतलब उस शीर्ष पर कोई नहीं पहुंच सके, जाने का रास्ता ही नहीं है, तो कहां से पहुंचेंगे? समझ रहे हो आप मेरी बात को? जैसे कोई भी ग्राफ, पहले तो लिखो डेफिनेशन, लिखो, लिखिए ग्राफ जी में ऐसा शीर्ष है, ग्राफ जी में ऐसा शीर्ष है
जिसकी कोटि शून्य हो। ग्राफ जी में ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि शून्य हो वियुक्त शीर्ष कहलाता है। ग्राफ जी में ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि शून्य हो वियुक्त शीर्ष कहलाता है। वियुक्त शीर्ष कहलाता है। क्लियर है बिल्कुल। मतलब ग्राफ जी के अंदर ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाएगा आपका, वियुक्त शीर्ष कहलाएगा। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया, देखो भाई पहले तो यहां पर ध्यान दो, ये आपका V1 है और ये आपका V2 है। अब एक शीर्ष और ले लिया मैंने, ये V3। अब आप बताओ इस V3 पर तो पहुंच ही नहीं सकते। यदि डिग्री निकालूं मैं, सोचो मैंने V1 की डिग्री निकाली, डिग्री ऑफ V1 निकाला तो बताओ कितना आया, 1। मैंने डिग्री ऑफ V2 निकाला, बताओ कितना आया, 1। लेकिन डिग्री ऑफ जब मैंने V3 निकाला तो कितना आ गया, 0। तो यही तो बात मैं आपसे बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं कि ग्राफ में ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि शून्य हो जाए क्या कहलाता है, आपका वियुक्त शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, वियुक्त शीर्ष कहलाता है। कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, बता दीजिए मेरे को। क्लियर है? तो इसे लिख लो, एग्जाम्पल भी लिख लो, जिससे आपको समझ में आ जाए कि वियुक्त शीर्ष कैसे है ये। अगली डेफिनेशन, निलंबी शीर्ष। निलंबी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, निलंबी शीर्ष। क्या होता है निलंबी शीर्ष? ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि क्या हो, 1 हो, क्या कहलाएगा, निलंबी शीर्ष। मतलब निलंबी वो अटका हुआ है। कभी हर इंसान क्या है, संसारिक मोह माया में अटका हुआ है पहले से। आपने देखा होगा कि कितना ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए उसके बावजूद भी वो कहता है मेरे बच्चा पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ऐसा वैसा। मतलब वो सांसारिक मोह माया में अटका हुआ है। देखा जाए तो निलंबी शीर्ष ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि 1 हो, निलंबी शीर्ष कहलाता है। तो लिखिए अगली डेफिनेशन, देखिए भाई। देखो ग्राफ जी में ऐसा शीर्ष है, ग्राफ जी में ऐसा शीर्ष है जिसकी कोटि 1 हो, निलंबी शीर्ष कहलाता है। ग्राफ जी में ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि 1 हो, निलंबी शीर्ष कहलाता है। क्या बोला मैंने कि ग्राफ जी में ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि 1 हो, क्या कहलाता है, निलंबी शीर्ष कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई ग्राफ ये रहा आपके सामने, ये लीजिए ग्राफ और ये ग्राफ हो गया। आप इसको V1 दे दीजिए, इसको V2 दे दीजिए, V3 दे दीजिए, V4 और V5 दे दीजिए। क्लियर है? मैं जब आप बात करूं डिग्री ऑफ V5 की, आपके सामने आ जाती है कितनी डिग्री, 1। क्यों? क्योंकि मैंने डिग्री के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी ग्राफ होता है उसके अंदर उस पर आपतित कोरों की संख्या क्या होती है, उसकी कोटि होती है।
ग्राफ जी में कोई भी जो ग्राफ है आपका, वो उस पर आपतित कोरों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। तो बताइए इसमें V5 की कोटि कितनी हो गई? V5 की कोटि 1 हो गई, इसलिए क्या बन गया है? ये आपका निलंबी शीर्ष बन गया। देखिए मैंने निलंबी शीर्ष की डेफिनेशन बताई कि ऐसा ग्राफ जिसकी कोटि 1 हो क्या कहलाता है? निलंबी शीर्ष कहलाता है। तो V5 क्या हो गया आपका? निलंबी शीर्ष हो गया। देखिए हमने आपको कुछ डेफिनेशन बताई ग्राफ के बारे में, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। सरल ग्राफ क्या होता है, मल्टी ग्राफ क्या होता है, फाइनाइट ग्राफ क्या होता है, इनफाइनाइट ग्राफ क्या होता है, रिक्त ग्राफ क्या होता है, निलंबी शीर्ष वगैरह, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया। आज की जो क्लास है वो केवल इसके बेसिक नॉलेज पर थी, अर्थात इसकी डेफिनेशनों पे थी। आज के बाद जब हम अगली क्लास में बात करेंगे तो अगली क्लास में आपको क्या मिलेगा? अगली क्लास के अंदर इससे कुछ नई चीज़ मिलेगी आपको, जिससे आपको और आगे टॉपिक पे बढ़ना है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो आपकी एग्ज़ाम होगी नवंबर में, जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा इसका। और बेनिफिट क्या? सिलेबस ही है, क्योंकि लगभग 50% आपके आने वाला है। तो 50% का जो सिलेबस है वो 2 यूनिट है, क्योंकि 4 यूनिट आपके सिलेबस के अंदर है। पूरी 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से 50% कितनी होगी? 2 यूनिट। तो पहली यूनिट मैंने आपको कवर करवाई है, उसे मैं उस प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा जिसमें अपन की जो नवंबर के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बनाऊंगा। और साथ में ये यूनिट चारों के साथ तो है ही है, ठीक है। और आपको पढ़ना है, रिलैक्स से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि छुट्टियां चल रही थी, छुट्टियां पूरी हुई है, अब क्लासेस चालू है वापस। ठीक है भाई, थैंक यू आज के लिए, और खुश रहो, अच्छे से रहो। और सर्दियां स्टार्ट है तो आप लोग स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।